हमारा कि ये 42वीं ट्रेनिंग चली हुई है और 2 ट्रेनिंग कर चुके हैं सेकंड लेवल की। एक ट्रेनिंग को छोड़कर सेकंड लेवल की जो सहारनपुर में हुई थी, सचिन भाई ने करवाई थी, उधर पे राजेश जी बैठे हैं यहाँ पर। एक उस ट्रेनिंग को छोड़ के बाकी किसी ट्रेनिंग में हम आज तक प्लस में नहीं गए हैं, सभी माइनस में रहे हैं हर ट्रेनिंग में। तो इतना सा आह्वान है आप सभी से कि जिसके पास जरूरत से ज्यादा है वो इस आयोजन को करने में जो खर्च हुआ उसका सहयोग दे, और अगर किसी साथी के पास जाने के लिए किराया तक नहीं, वो यहां से ले भी सकता है, क्योंकि हम एक परिवार के तौर पर हैं। तो जरूर करें सहयोग। डॉक्टर प्रदीप भारतीय जी हैं, इनसे आकर ये इधर ही बैठे हैं। तो जो भी साथी सहयोग करना चाहता हो चुपचाप आए और इधर भाई के पास आके सहयोग कर दे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग तो हम सबको करना ही चाहिए, क्योंकि ये समाज का काम है और समाज का काम समाज के सहयोग से ही होता है। कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति उस काम को नहीं कर सकते। अगर वो करने की कोशिश करेंगे तो फिर लंबे नहीं चल पाएंगे। भाई मान लो अगर इतना सुंदर आयोजन कर रहे हैं, उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है नहीं है जो आयोजन करता है। वो लोग तो इस आयोजन को इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच सके, वो आराम से उनकी समझ विकसित हो सके। तो ये हम सबका कर्तव्य है कि ये ज्ञान का जो कारवां चल रहा है ये निरंतर चलता चला जाए। ये तभी चल पाएगा जब हम अपना अपना योगदान, चाहे वो जितना भी अपनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से इसमें करते चले जाएंगे, तो तब ये कारवां बढ़ता चला जाएगा। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं स्वास्थ्य के विषय को लेकर के, कि जिस देश में, अब जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं और भारत जैसे देश में करते हैं स्वास्थ्य की बात, तो मैं बार बार ये सोचता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसे देश में जहां 16 क्लाइमेटिक जोन हो, जहां सूर्य का प्रकाश भरपूर हो और करोड़ों वर्ष से हो और आगे करोड़ों वर्ष तक रहने की संभावना हो, जहां पानी की पूरी उपलब्धता हो, मिट्टी बहुत अच्छी हो, जीवन जीने के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकता है वो सब सहज रूप से उपलब्ध हो, तो वहां के लोग भी बीमार पड़े तो ये बात कुछ हजम नहीं होती है। जहां जीवन जीने की स्थिति नहीं है तो वहां तो अगर बीमारियां आती हैं तो वो बात समझ में आती है कि भाई यूरोप है, अमेरिका है, फ्रांस है, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वगैरह वगैरह जो देश हैं, वो वहां पर लोग बीमार होते हैं क्योंकि वहां जीवन जीने की स्थिति नहीं है। तो वो जो जीवन यापन करते हैं अपने जीवन जीने के लिए, वो जो ढंग या तरीका अपनाते हैं, फिर उसमें से उनको कोई रोग हो जाता है तो वो बात समझ में आती है। लेकिन हमारे देश में जहां भगवान ने इतनी कृपा की, प्रकृति ने इतना सब कुछ हमको दिया, वहां भी हम आज हर घर में बीमार है। या जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो हाथ खड़ा करके बता दो कि क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूं? कोई मतलब 90-95% से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। तो वो बीमारी जो आई है, इतनी बड़ी फैसिलिटीज के बाद, इतनी स्वास्थ्य उपकरण के इजाद होने के बाद, इतने डॉक्टर्स होने के बाद, हेल्थ केयर फैसिलिटीज होने के बाद भी, तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। इसका मतलब कि हमसे पहले वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहते थे, और ये हमने आपने अपनी आंखों से देखा है। हमको तो ये बताया जाता है कि भाई यहां डॉक्टर नहीं थे, आपके जांच करने के साधन नहीं थे। गांव में लोग चर्चा करने लगे हैं। जब आप बैठोगे ना अपने गांव में, तो मैं बैठता हूं तो मैं उस पर गौर करता हूं कि लोग चर्चा करने लगे हैं। जैसे अब हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं और अलग अलग व्याधियां हो रही हैं लोगों को, तो लोग चर्चा करने ये लगे हैं कि यार
पहले भी रोग होते होंगे शायद। तो वो जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई यार पहले भी रोग होते थे लेकिन पता ही नहीं चलता था, क्योंकि हम तो पिछड़ी हुई स्थिति में रहते थे और मेडिकल फैसिलिटीज थी नहीं, जांच करने के कोई उपकरण थे नहीं, तो ऐसे ही लोग मरते रहते थे और बीमारी का पता नहीं लगता था। अब पता लगने लग गया है, इसलिए हमको ऐसा दिख रहा है। तो लेकिन जो बड़ी आयु के लोग हैं उनसे आप पूछोगे और पीछे की डिटेल हिस्ट्री को आप जानने की कोशिश करोगे तो आपको आज भी 100 वर्ष आयु के लोग मिल जाएंगे। भारत ही नहीं, दुनिया के अंदर हमारे यहां ज्यादा मिलेंगे आपको, जो 100 वर्ष 80 प्लस कर चुके हैं, बीमार नहीं है, कोई रोग उनको नहीं है, आज भी गांव के अंदर वो उदाहरण आपको मिल जाएंगे। सुनो जी सुनो, लेकिन मेडिकल साइंस जो है, इसका जो अब आविष्कार हुआ है, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस जिसको कहते हैं, जिसको एलोपैथी के नाम से जानते हैं, तो ये मॉडर्न मेडिकल साइंस में आपको इसकी मूलभूत संरचना को जब आप देखोगे तो यूरोप, ये हमारे देश का विज्ञान नहीं है। ये जो मेडिकल सिस्टम आज पूरी दुनिया में चल रहा है, ये हमारे देश की खोज नहीं है। ये खोज है पाश्चात्य देशों की। क्यों खोज है? तो जहां जिस तरह की चीजें उपलब्ध होंगी, जिस तरह का उनका वातावरण होगा, उसी हिसाब से वो खोज करेंगे। ठीक है जी। अब वहां क्या है कि ये तो ठंड होती है या भयंकर ठंड होती है, 2 प्रकार के मौसम है। उन 2 प्रकार के मौसम में, जैसे मैं कल आपसे बात कर रहा था, तो क्या वहां आयुर्वेद चल जाएगा? आयुर्वेद मतलब आयु को बढ़ाने वाला विज्ञान, और उसका जो बेस है वो है जड़ी बूटी, जड़ी बूटी चिकित्सा। तो वो वहां चलेगा नहीं, क्योंकि जड़ी बूटी चिकित्सा करने के लिए जड़ी बूटियों का होना अनिवार्य है। और जड़ी बूटी कहां पैदा होंगी? जड़ी बूटी पैदा होंगी जब वहां उसके अनुकूल परिस्थिति होगी। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो वहां है नहीं है, तो वहां क्योंकि वहां 2 ही मौसम है, एक ठंड है, एक भयंकर ठंड है, तो उनको कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि भाई हमारे पास जो उपलब्ध है उससे हम कैसे अपने जीवन को सरल बनाए। अब उनकी विवशता में से जितनी भी, कल मैं बात कर रहा था आपसे, जितनी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी निकली है वहां, वो उनकी विवशता में से निकली है। उन्होंने अपनी मजबूरी का समाधान किया है, जिसको हम स्टेटस सिंबल के नाम पर अपने देश में ढो रहे हैं। और वो ढो इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको अपने ना तो आबो हवा का पता, ना यूरोप के आबो हवा का पता, क्योंकि साइंस और साइंस जो होता है वो हमेशा यूनिवर्सल होता है, विज्ञान सार्वभौमिक होता है। जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनको मालूम है कि अगर a+b का होल स्क्वायर जब आप उसको यहां करोगे, a² b² + 2ab, तो वो यहां भी यही होगा, और यूरोप दुनिया के किसी कोने में चले जाओगे उसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा जो है आपके लोकल संसाधनों के ऊपर बनती है। ठीक है जी। तो वो उन्होंने, अब उनकी जो वो जो भी काम करते हैं वो करते हैं अपनी मजबूरी का समाधान करने के लिए, सुबह से लेकर शाम तक। वहीं से उनका मॉडर्न मेडिकल सिस्टम निकला है। हिप्पोक्रेट्स नाम का व्यक्ति, जिसने इस मॉडर्न मेडिकल सिस्टम को जन्मदाता कहा जाता है, उसने जब इस चिकित्सा पद्धति को शुरू किया तो जो उसका एक ही सिद्धांत था कि आपके शरीर में कुछ, आपके खून में विषाक्तता आ गई है, खून को निकाल दो, आप ठीक हो जाओगे। इस थ्योरी से वहां शुरुआत हुई थी 200-300 साल पहले। और अमेरिका का जो राष्ट्रपति था जॉर्ज वॉशिंगटन, उसकी मृत्यु का कारण वही था। उसको बुखार आ गया, उसको बुलाया गया डॉक्टर को, उसने कहा जी साहब इसको तो जो है वो हो गया है, क्या नाम है, खून में कुछ दिक्कत आ गई है। तो उसने उसको
दोनों नस काट दी, रात भर खून निकलता रहा, खून की कमी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो ये है उनका बेस मेडिकल सिस्टम का, जहां से ये एलोपैथी शुरू हुआ है आज से 200-300 साल पहले। और आज से 200-300 साल पहले हम लोग जो हैं काढ़ा पिला करके लोगों को ठीक कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कि हम इस पर हम गर्व कर सकते हैं बात पर, लेकिन बात समझने की यहां ये है कि भाई हमारे पास उच्च ज्ञान था, वो इसलिए था क्योंकि अनुकूलता है हमारे पास। भगवान ने हमको सब कुछ दे दिया है, पूरा सब कुछ जो उसकी कलाकृति थी वो सब इस देश के ऊपर लुटा दिया है। दिक्कत कहां है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, हम डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं उसको। अब उसको डिफरेंस हम तब करेंगे जब हमको पता होगा। सारी चिकित्सा उसी में से निकली है। मैंने आपसे कल कहा था कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, इसने जो पैर पसारे हैं और ये आज इतना बड़ा बना है पेट्रोलियम के बाद। जब पेट्रोलियम आया, पेट्रोलियम उत्पाद के जो वेस्ट मटेरियल था उससे, और हथियार बनाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है उससे रसायन बनते हैं, उससे फिर मनुष्य की दवाई बनती है। तो वो उनकी मजबूरी है भाई। उनको अगर विटामिन ए चाहिए तो गाजर है नहीं उनके पास, वहां पैदा ही नहीं होती गाजर। और अगर हम भारत में होंगे तो जब हमको विटामिन ए की जरूरत पड़ेगी तो गाजर का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे। कैल्शियम के कई स्रोत है, दूध में कैल्शियम है, पनीर में है, मक्खन में है, घी में है ना, बहुत सी चीजों में कैल्शियम है, बहुत सी चीजों में है। यहां तो गिनती ही नहीं कर सकते आप, इतनी वस्तुएं हमारे पास है वेरिएबल के रूप में। तो वहां उनका अलग है, डॉक्टर कहेगा गोली खा लो। क्यों? क्योंकि वो एमबीबीएस करके आया है, बैचलर इन मेडिकल, बैचलर इन एमबीबीएस का जो फुल फॉर्म है वो है बैचलर इन मेडिसिन और बैचलर इन सर्जरी। एमबीबीएस बैचलर डिग्री है। कभी आप इसको ये सोचो, हवाई मतलब ग्रेजुएशन है वो। जैसे आप बीए एमए बीए एमएस करते हो, वो भी स्नातक ही है। तो वो जो पढ़ाई पढ़ के आया है, वो पढ़ाई पढ़ी है उसने वहां के वातावरण के हिसाब से, और उसको लागू करने की कोशिश कर रहा है हमारे देश के वातावरण के हिसाब से। तो इसलिए इतना आप कितना ही इसको बढ़ाते चले जाओ, कितना ही इसको आप डॉक्टर कितने ही तैयार कर दो, आप कितने ही हॉस्पिटल बना दो, आप कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। इस बात की गारंटी है, लिख लेना आप। कारण आपकी समझ में आ गया, क्योंकि वो आपकी आबो हवा के हिसाब से है ही नहीं है। हमारा वातावरण अलग है, उनका वातावरण अलग है। वो जो भी काम कर रहे हैं वहां, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। वहां वे लोग जो है पैकेट का खाना खाने के बाद भी 90 जी रहे हैं। मेरा दोस्त है आयरलैंड के, स्कॉटलैंड में, उससे मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहा था कि बोला भाई साहब यहाँ तो जो है 90-95 साल के आयु के लोग हैं। तो मैंने कहा, मगर ठीक है, बोला पैकेट का खाते हैं। मगर वो पैकेट का खाना खाने के बाद भी इसलिए जी पा रहे हैं क्योंकि ठंड है वहां बहुत ज्यादा। तो उनके वातावरण के हिसाब से उनको जीवन चलाने के लिए जिस चीज की जरूरत है, उनका जीवन उसमें चल जा रहा है। नहीं तो 150 साल जीते हैं जो ठंड में रहते हैं लोग। अभी ये जो पाकिस्तान का एक एरिया है, आप सर्च करोगे, हाँ, वहां पर नॉर्मल आयु है 150 साल लोगों की आज भी। तो वो मगर उसके हिसाब से वो उनका शरीर चल जाएगा। लेकिन यहां जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, उस वातावरण को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आयुर्वेद का पहला सूत्र है। जहां आप रह रहे हो उसकी आबो हवा को जानो और उसके वातावरण को पहचानो, उसके हिसाब से आपकी जीवन शैली तय होगी। आपकी जो भाषा, भूषा, भेषज, भजन और भोजन, वो तय होगा आपकी इस सूत्र के हिसाब से, आबो हवा के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, आप जिस क्षेत्र में रहते हो उसके हिसाब से तय होगा। अब ये पढ़ाया तो जाना चाहिए था आपको स्कूल में ही, लेकिन वहां पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो अब क्या करें, मजबूरी है भाई। अब आपको हमको इन ट्रेनिंग के माध्यम से कि भाई चलो आप तक ये ज्ञान पहुंच जाए, तो आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। मैं छोटा सा उस पर, उनकी जो दिनचर्या है उस पर एक दृष्टि आपकी डालूंगा। उससे पहले, जैसे मैंने आपसे एक शब्द कहा था कि भगवान ने सब कुछ लुटा दिया है इस देश के ऊपर, हम ही नहीं है,
भाई भगवान, वो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अब स्वर्ण की वो बारिश हो रही थी, उसने सोचा कि पहले बाहर समेट लूं, वो घर का भी नहीं बचा, बाहर का भी नहीं बचा। वो स्थिति में आज हम लोग आ गए हैं। आप इस बात को गांठ बांध लेना और बारीकी से इसको समझने की कोशिश करना कि ये जो देश है, भारत देश, ये कोई विशेष डिजाइन या विशेष लोगों के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। क्योंकि इतनी विशेष परिस्थितियों का होना, मिट्टी का इतना मुलायम होना, 16 क्लाइमेट जोन होना, 6 ऋतुएं होना, 4 मौसम होना, यह कहीं नहीं मिलेगा आपको अखंड भारत के अलावा, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिसमें म्यांमार भी है, श्रीलंका भी है, बर्मा भी है, आपका अफगानिस्तान भी है। वो हिस्सा क्यों है? क्योंकि हमारे पास हिमालय है। आपने आध्यात्मिक लोगों से मुख से सुना होगा कि अध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र क्या है? हिमालय है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि सुबह 3 बजे के आसपास हिमालय के क्षेत्र से एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का संचार इस विशेष क्षेत्र में होता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त के नाम से हम लोग जानते हैं। उन्होंने ये रिसर्च किया कि यार यहीं क्यों है ऐसा? सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन इस देश के पास है। मैंने आपको कहा कि झारखंड अकेला एक ऐसा राज्य है जो पूरी दुनिया को खरीदने की ताकत रखता है, तो सॉरी 17 देशों को खरीदने की ताकत रखता है। रविंद्र भाई आपको बता रहे थे कि अभी जो भारत के प्राकृतिक संसाधन की जो कोयले की जो खुदाई हुई है वो 1.8% भी नहीं हुई है। यानी कि अगले 300 साल तक भी अगर इसी रफ्तार से कोयला खोदा जाए तो वो खत्म होने वाला नहीं है। इतने ज्यादा प्राकृतिक संसाधन तो कोई विशेष कृपा है। ये उनके लिए वो जांच करते रहते हैं, रिसर्च करते हैं, पूरा परीक्षण करते रहते हैं कि भाई इनके पास ही क्यों है ऐसा। तो उसका कारण है हिमालय, अध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र, जिसको मैंने आपको कहा। अगर वो ना होता, उन्होंने रिसर्च किया कि अगर ये ना हो तो फिर ये भी वही भूखंड होगा जो यूरोप अमेरिका में है। तो ये जो विशेष प्रसाद, भगवान का प्रसाद या भगवान का उपकार या विशेष ऋषियों की मेहनत या उनका जो डिजाइन है इस भूखंड को जो उन्होंने बनाया है, उसको हम समझें और उसको अगर हम जीवन में आत्मसात कर लें तो हमारा जीवन तो सरल होगा ही। वो जो 33 कोटि देवताओं की बात कही गई है वो इसी भूमि के लिए है। अब उसको जो है शास्त्रार्थ में कोई कोटि को प्रकार कहता है, कोई करोड़ कहता है। अरे भारत में जो लोग रहते थे, ये तो मैं कल आपको बता रहा था, किताब में भी आप पढ़ लोगे कि जीडीपी जो है दुनिया में अगर 100 रुपए की इनकम हो रही है तो 27 रुपए 1870 तक भारत कमा रहा है। और उसमें जितना पीछे आप चले जाओगे उतने ही जीवन की क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी भारत के नागरिकों की। तो तब उन लोगों ने कहा कि जो इस भूमि पर निवास करते हैं वो सब देवता हैं, क्योंकि देवता किसको कहते हैं? जो देना जानता हो, कुछ भी जो दे सकता है उसको देवता कहते हैं। तो उस भूमि में रहने का, उस भूमि में जन्म लेने का, एक बार महर्षि अरविंदो घोष ने कहा था। महर्षि अरविंदो घोष की जब आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि उनका पिछला जन्म जो है नेपोलियन बोनापार्ट का था। नेपोलियन बोनापार्ट जो इस सत्ता के खिलाफ लड़ता है, तो वो कहते हैं कि मुझे उस समय भी वाइब्रेशन हुई, लेकिन मैंने उसको नजरअंदाज कर दिया। उसको नजरअंदाज करने के बाद अब फिर उसको जब वो अगला जन्म लेता है अरविंदो घोष के रूप में और क्रांति के आजादी की लड़ाई में शामिल होता है, फिर उसको आवाज आती है कि तू इस काम के लिए नहीं है, तेरा दूसरा काम है। फिर वो वहां से हटता है बंगाल विभाजन के आंदोलन के बाद, और वहां क्या है उनका स्थान, वहां गोवा में पौंडीचेरी में वहां बैठते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि अगर आपको जीवन में मुक्त होना है, दुनिया में किसी को भी, तो एक बार इस भूमि पर जन्म लेना ही पड़ेगा। मतलब कहने का सिर्फ इतना सा है कि इतनी विशेष संस्कारों से युक्त भूमि, भगवान की विशेष कृपा, धन धान्य से परिपूर्ण, सब कुछ होने के बाद भी हम दुखी हैं। तो क्या है इस दुख का कारण? अज्ञानता। डॉक्टर साहब आपको कह रहे थे कि समझ ही समाधान है, बाकी तो हम सब कर लेंगे, बाकी सब कुछ हमारे पास है। तो इस अज्ञानता को मिटाने के लिए बहुत से अभियान देश में चल रहे हैं, लेकिन उसमें जनता सरकार मोर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा रहा है।
अब उनकी दिनचर्या की हम बात कर रहे थे कि उनकी जो दिनचर्या है, जिसको हम स्टैंडर्ड के रूप में हमने मान लिया है, वो उनकी मजबूरी है। कैसे है उनकी मजबूरी? क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, और जिस देश में ठंड पड़ती है कब्ज उनको रहता है, ठीक है ना। तो जब कब्ज रहेगा तो उनको जो घंटों घंटों टॉयलेट पर बैठते हैं वो, तो उनका जो टॉयलेट सीट्स है वो बैठने की, आधा तो बैठे, 1 घंटा कोई उकड़ू बैठ सकता है क्या? ओरिजिनल पोस्चर जो है टॉयलेट करने का, लेटरिन जाने का, वो तो आंत आपकी जो नीचे का सिरा है वो तभी खुल सकता है जब आप उकड़ू बैठोगे। मतलब आपका जो स्टूल है वो पूरा साफ तब हो सकता है जब आप उकड़ू बैठोगे। अब वो बैठ नहीं सकते तो उन्होंने सोचा भाई चल आधा ही लाभ ले लो कम से कम, क्योंकि उनको लंबा बैठना है। इसलिए वहां वो न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, लाइब्रेरी भी उनकी टॉयलेट्स में होती है, और बड़े बड़े टॉयलेट इसलिए बनाते हैं। और हम उनका नकल करके अगर यहां करें तो सत्यानाश। भाई नकल हम इसलिए तो कर रहे हैं, उसको स्टैंडर्ड मान रहे हैं हम, जबकि वो उनकी मजबूरी है, स्टैंडर्ड नहीं है वो। और जिन लोगों को कब्ज रहेगा, जब पेट इतना साफ नहीं होगा तो उनके मुंह से दुर्गंध बहुत ज्यादा आवेगी। आप देखना किसी अंग्रेज के पास, मेरा दोस्त था, मेरे साथ पढ़ता था, स्पेन का था, रोड्रिगो था उसका नाम। तो उसको शरीर से भी बदबू आती थी, मुंह से भी बदबू आती थी, उसको बहुत बदबू आती है, उनसे एक अलग प्रकार की स्मेल आती है। तो उसको स्मेल को दूर करने के लिए वो सुबह पेस्ट भी करते हैं फ्लोराइड वाला, और फिर वो माउथ फ्रेशनर का भी स्प्रे करते हैं। अब उनकी, क्योंकि उस सामान को जो यहां बेच रही है वो कंपनियां उन्हीं देशों की हैं, तो वो वही फंडा यहां अपना रही है बेचने के लिए हमारे देश के लोगों को, और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बेच सकते हैं, है ना। हमारी दिनचर्या तय हुई है वातावरण के हिसाब से और आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, है कि नहीं। हमारा आयुर्वेद ये कहता है कि आपको सुबह का रस कड़वा चाहिए तो आप नीम की दातुन करिए, उसकी एक ऋतु है, 12 प्रकार की दातुनों का वर्णन है। और हम क्या है, सुबह उठते ही ट्रेन में हो, एयरप्लेन में हो, घर पे हो, सुबह उठते ही पेस्ट करने पे तुले हुए हैं, और उसमें क्या है, मीठा है, SLS है, सोडियम लोरल सल्फेट है। तो आपको वो लंबे समय के साइड इफेक्ट जो उस पर हैं, स्किन इरिटेशन, बालों का झड़ना, आंखों की रोशनी कम होना, आपकी मुंह की सलाइवा का कम होना, वो सब बीमारियां आपके हैं, आप उसके साइड इफेक्ट सर्च कर लो, वो सब आपके घरों में है। अज्ञानता के कारण हमको मालूम ही नहीं है। फिर एक ही कारण है उनका, क्योंकि कब्ज है उनको, कब्ज उनके वातावरण के कारण है, उनका जो खान पान है वो थोड़ा थोड़ा खाते हैं। एक दोस्त मेरे पास आया, मुझसे पूछने लगा कि भाई मैंने आजकल क्या कर दिया, मगर वो पुलिस में लग गया। वो बोला मैंने आजकल ये कर लिया कि अब मैं हर घंटे 1.5 घंटे पे खाता हूं। मैं कहा अच्छा, किसने कहा? बोला डॉक्टर ने कहा। मैं कहा ठीक है, डॉक्टर ने क्यों कहा? मगर उसने तो भाई गलत बताया, तेरा सत्यानाश करता गो। भाई कैसे हो जाएगा? बोला वो वहां खावे, बाहर जो है ना, बाहर के लोग जो है थोड़ी थोड़ी देर पे खावे। फिर मैंने उसको बताया वो थोड़ी थोड़ी देर पे इसलिए खाते हैं क्योंकि उनकी जो जठराग्नि है वो मंद है ठंड के कारण। एक बार में ज्यादा खा लेंगे तो पचेगा नहीं, तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा लेते हैं और वाइन पीते हैं। क्यों? क्योंकि ठंड है, ब्लड को स्टिमुलेट करना है, और ब्लड को स्टिमुलेट करने के लिए या तो उनको चाय कॉफी चाहिए या उनको वाइन चाहिए। अगर वो वहां जब खाना खाएंगे तो वो वाइन के साथ खाते हैं खाने को, वो विज्ञान के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, हम उनकी नकल कर रहे हैं। आप यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस में चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, 40 डिग्री सेल्सियस में शराब पियोगे तो वो आपके पित्त को बढ़ा देगी, जठराग्नि को भड़का देगी। इसलिए हर आदमी का लीवर फैटी है, हर आदमी को लीवर की समस्या है। वो तो कर रहे हैं अपनी मजबूरी का समाधान, और हम कर रहे हैं उनकी नकल और स्टैंडर्ड बता रहे हैं उसको। और स्टैंडर्ड कैसे बना दिया? वो टीवी के माध्यम से फिल्मों में दिखा दिया, क्योंकि उन फिल्मों की जो प्रोड्यूस करती हैं, मतलब जो पैसा लगाती हैं, वो वही कंपनियां हैं। इसको आप कनेक्ट करना, जो रविंद्र भाई कह रहे थे कि डॉट्स को कनेक्ट करना है आपको, डॉट्स को। अब आ जाओ, ये तो हो गई बात ये। फिर वो क्या करते हैं कि वो नहाएंगे साबुन से या शैम्पू से, कारण कब्ज है, कब्ज जिसको रहेगा उसके बाल एकदम कड़क होंगे, स्किन से भी बदबू मारेगी। 3-3, 4-4 दिन वो नहाते नहीं है, तो जब नहाते हैं तो उसको फिर वो साबुन से या शैम्पू से नहाते हैं, वो उनकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि उनके पास ना तो मुल्तानी मिट्टी है, ना उनके पास। सब अंग्रेजों को भारतीय लोगों ने, जनमानस ने
मार दिया था, तो फिर ये शासन कैसे स्थापित हुआ अंग्रेजों का दोबारा से? उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो रियासतें थी, हमारे जो यहाँ क्या था कि 565 रियासतें थी। 565 रियासतों में अलग अलग राजा था। अलग अलग राजा होने के कारण कुछ राजाओं ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी कि हम आपको आपकी अपनी सेना देंगे, स्वर्ण मुद्राएं देंगे और आप वापस आओ। सेना देंगे, स्वर्ण मुद्राएं देंगे, चिट्ठी लिख दी उन्होंने अंग्रेजों को। तो जब स्वर्ण मुद्राएं भी मिल रही हैं, सेना भी मिल रही है, तो फिर अंग्रेजी संसद में कानून बना कि हम जो है वो भाई जब हमको वहीं के लोग देने को तैयार हैं तो हमको क्या दिक्कत है शासन चलाने में। वो फिर भारत में आए इसको और भारत के लोगों की मदद से उस समय की अगर आप शासन व्यवस्था को देखोगे तो वो अलग है शासन व्यवस्था आज की व्यवस्था से। उस समय राजा का जो शासन है ना वो आम जनजीवन तक नहीं है। उस समय पर जो शासन व्यवस्था है राजा सिर्फ जो व्यापारिक वर्ग है उससे कर लेता है। आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो उसके अंडर में नहीं आती राजा के अंडर में। आपकी जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो भी उसके अंडर में नहीं आती उस समय पर। और आपकी जो सामाजिक जीवन का ढांचा है वो भी उसके अंडर में नहीं आता है। और एक बहुत बड़ी बात, भारत के किसी भी राजा के पास उस समय पुलिस की व्यवस्था नहीं है। 1857 में 1857 के बाद जो अंग्रेजों ने आपको बताया, इतिहास में पढ़ाया कि वो सैनिक विद्रोह था, वो विद्रोह सैनिक नहीं था। वो विद्रोह इसलिए था क्योंकि अंग्रेजों ने घोषणा कर दी थी कि अब भारत में कंपनी की सरकार नहीं चलेगी, अब चलेगा कानून का शासन, गवर्नमेंट का, यानी कि यहां लॉ चलेगा, लॉ का कानून चलेगा और गवर्न करेगा उसको, इंग्लैंड से गवर्न होगा, महारानी रानी का शासन चलेगा। पहले चलती थी कंपनी की सरकार जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं हम। क्रांति का कारण तो वो था क्योंकि आज हम शिक्षा व्यवस्था में से पढ़कर निकले हैं, हमको ये पता ही नहीं चला कि उस समय क्या था और अब क्या अंतर है। उस समय पुलिस नहीं है। भारत के किसी भी राजा ने हजारों साल तक पुलिस नहीं रखी है। सेना रखी है उसने, लेकिन कोई भी पुलिस नहीं रखी उसने। क्यों नहीं रखी? क्योंकि उसके शासन के अंडर में आपका जो गांव है, आपकी शिक्षा व्यवस्था है, आपकी जो न्याय व्यवस्था है, आपका जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, आपका जो काम करने का जो ढांचा है वो उसके अंडर में आता ही नहीं। इसको आप समझना, ध्यान से समझना इस बात को। जो भाई साहब ने प्रश्न पूछा है ना, हाँ देखो, या तो आप ब्रेक ले लो और ऐसे डिस्टर्ब होता है ना, फ्लो नहीं बनता फिर बताने का।